लाहौर की सड़कों पे एक तजर्बा किया गया, यही निगरान वज़ीर आला की क़यादत में हमारे जो आईजी पंजाब हैं उनकी वो भी उनका डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल था। सड़कों पे जो पड़े हैं नशा करने वाले अफराद, उनमें दो कैटेगरी, एक विलिंग पीपल है और एक नॉन विलिंग है। एडिक्शन में जो पहला प्लेयर आपको किसी भी एडिक्शन ड्रग्स में मिलता है, सब्सटेंस में मिलता है, जो भी है, उस प्लेयर को लेने के लिए आप इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं, वो प्लेयर नहीं मिलता आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन और ड्रग्स एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। इनसे आज बात करते हैं कि जो लोग नशा करते हैं उनको रेस्क्यू कैसे किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है और उनके साथ मेडिसिन कौन सी दी जाती है। सर मुझे बताएं, आप लोग इतना रेस्क्यू करते हैं लोगों को, जो नशा लोग करते हैं, नौजवान करते हैं, उसके बाद जो लोग रोड के ऊपर पड़े होते हैं, फुटपाथों पे सोए होते हैं, घर बार नहीं होता उनका, आप उनको रेस्क्यू करके कौन सी ऐसी वो मेडिसिन देते हैं जो ठीक हो जाते हैं? वो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया बड़ा इम्पोर्टेंट इशू पे। और पहला ही सवाल आपने वो किया जो मेरा ख्याल है बाद लोग एंड पे करते हैं। लाहौर में जब कोविड आता है तो हम तो पहले ही सड़कों पे खैर काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद, ये कोविड के दौरान हमने बहुत सा काम किया। हम इनको जो सड़कों पे बैठे हैं उनको खाना खिलाते थे, हाइजीनिक कंडीशन चेंज करने के लिए उनके कपड़े चेंज करते थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों घरों से इकट्ठे करके गैर इस्तेमाल शुदा जो लोग इस्तेमाल नहीं करते फेंक देते हैं। उसके वक्त लाहौर में हमने एज ए रिसर्च वर्क शुरू किया। लाहौर की सड़कों पे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ 7 से 8 हज़ार अफराद बैठे हैं और 5 लाख वो हैं जो घरों के अंदर हैं। 5 लाख वो हैं जो घरों के अंदर हैं, जो बाज़ार हमें नज़र आते हैं क्योंकि वो आसानी के साथ उनको नशा मिल जाता है, वालिदैन पैसे देते हैं, घर से वो पैसे ले लेते हैं, रिश्तेदारों से या ख़ुद कमाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो जिनको दुदकार दिया जाता है, सड़क पे आ जाते हैं और इनको रेस्क्यू करना, इलाज इनका करना बहुत मुश्किल काम है। अभी लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस हैं ड्रग्स पे, तो मैंने कोशिश की है कुछ 4-5 साल कोर्ट को असिस्ट भी किया है और बहुत सी लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ना चीज़ें सामने आई हैं पॉजिटिविटी के साथ। लाहौर की सड़कों पे एक तजर्बा किया गया, यही निगरान वज़ीर आला की क़यादत में हमारे जो आईजी पंजाब हैं उनकी वो भी उनका डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल था। सड़कों पे जो पड़े हैं नशा करने वाले अफराद, उनमें दो कैटेगरी, एक विलिंग पीपल है और एक नॉन विलिंग है। विलिंग वो हैं जो खुद कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, और नॉन विलिंग वो हैं जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो निकलता है। हमने वो प्रैक्टिस की, पहले भी करते रहे, लेकिन उस बार एक इज्तिमाई प्रैक्टिस हुई, सारे इदारे मुतहरक थे। सूबाई सेक्रेटरी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन है वो फोकल पर्सन ड्रग्स के वाले से हैं, उनकी क़यादत में मीटिंग हुई। 80 आदमी सड़कों तकरीबन 170 के करीब अफराद उठाए गए। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो सिर्फ 38 के करीब लोग ने हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में उनको दाखिल करवाया गया। जब दाखिल करवाया गया तो उनका टेस्ट लिया गया। टेस्ट लेने के बाद उनमें 18 या 19 अफराद को HIV एड्स पॉजिटिव। डॉक्टर उनसे घबराते थे, डरते थे। अब यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है ना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एडिक्शन में। अब ये ना समझे कि हमने आम जनरल बीमारी की तरह उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया, बेड पे लटा दिया और मेडिसिन दे दी। और विड्रॉल का जो पीरियड है वो तकरीबन 8, 10, 15 दिन का है। उसके बाद फिर आपके बॉडी के अंदर से वो केमिकल निकल जाते हैं, बट जहन में वो रहते हैं। फिर आपकी नफ्सियाती तौर पर ज़हनी बीमारी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ थेरेपी प्रोग्राम, मैनेजमेंट ये सिखाए जाते हैं। बदकिस्मती से हमने वो एक्सरसाइज की, उसके बाद एक और एक्सरसाइज हुई। आपको याद हो निगरान वज़ीर आला नकवी साहब ने नरायवंड रोड पे एक ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसको हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जगह प्रोवाइड की और एक सेटअप बनाया गया। लाहौर की सड़कों से 91 पेशेंट उठाए गए, पुलिस ने वो रेस्क्यू किए
और मेरी जो ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ टाइम पे होती है हमारे इदारे की, वो ये है कि हमने फैमिली ट्रेसिंग प्रोग्राम के तौर पे ना फैमिली को तलाश करना होता है, ताकि ये फैमिली के जो बंदा दूर है वो फैमिली इसको आके ना ऑन करे। लेकिन वो दूसरा जो मरहला हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ, लेकिन वज़ीर आला इफ्तिताह करके आए, 3 घंटे के बाद वो ड्रग एडिक्ट्स ने हॉस्पिटल को तोड़ दिया, एक एहतजाज करके, एक डेमोस्ट्रेट की अगेंस्ट कि हम इलाज नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो नॉन विलिंग पेशेंट थे और जो पहले भी हमने लिए थे वो भी नॉन विलिंग थे। ये तो एक प्रोसेस ये है। अच्छा, उनमें भी जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि उनमें भी तकरीबन 50 पेशेंट भाग गए, कुछ 43-45 बच गए, उनको मेंटल हॉस्पिटल लेके आए, महीना रहे, उनमें भी 17 आदमियों में HIV एड निकला। सर ये भी देखने को मिलता है कि आप लोग इतनी खिदमत करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, हर रोड के ऊपर जाते हैं, इशारों के ऊपर जाते हैं, जब उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, मेडिसिन मुकम्मल हो जाती है, बिल्कुल फिट हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं वो, उसके बाद 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद जाके फिर दोबारा नशे पे शुरू हो जाते हैं लोग। अक्सर देखा गया ये भी। हमने अभी तक इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया, समझे नहीं कि बीमारी है क्या। ये एक ज़हनी बीमारी है जो एक लंबा अरसा रहती है आपकी ज़िंदगी के साथ। आप ना ये समझें कि आपने इलाज करवा दिया, बंदा ठीक हो के बाहर आ गया और उसने कुछ भी ना किया। ज़हन के साथ जब इसका ताल्लुक होगा, जब आपको ज़हनी परेशानी होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, आप रिवर्स गियर पे आएंगे दोबारा फिर। तो 100% रिलैप्स रेट है, जिसकी वजह से आपने इलाज करवाया, 2 महीने ठीक रहा। वो मरीज जो है ना वो एज ए ट्यूनिंग समझता है। जिस तरह गाड़ी की, मोटर बाइक की आप ट्यूनिंग करवाते हैं, गाड़ी की करवाते हैं, वो कहता है मेरी भी बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है, मैं थोड़ा सा फिट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर वो दोबारा नशे की तरफ माइल हो जाता है। इसकी एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी ये है कि घर के हालात हैं, जॉब नहीं मिलती, स्टिग्माटाइज हो गए। मैं पहले बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आज मैं ज़ीरो पे हूँ, काम क्या शुरू करूँ, लोग मुझे ताने देंगे कि नशई है, घर वाले लहदा ताने देते हैं, मैं वो स्टिग्माटाइज फैमिली एंड प्लस पेशेंट, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर नशे की तरफ आ जाता है। सोसाइटी ऑन नहीं करती, उसे एक्सेप्ट नहीं, सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही जो नशई नहीं भी हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी है, फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह का है, और वो चीज़ें सारी हम उस पर डिस्कस नहीं करते। और हम ये कहते हैं हमने इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करना है, जानना है कि ये है क्या। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए तो आप समझेंगे कि हमने इस बीमारी के साथ इस फील्ड में हम आगे बढ़े। सर आप मरीज़ को एक लेके आते हैं, आप जो नशे लोग करते हैं, और उनका प्रोसेस कितने दिन का होता है, कितने दिन में ठीक होते हैं? 1 माह, 2 माह, 10 दिन, कितना प्रोसेस होता है उनका? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना ट्रीटमेंट के, क्योंकि मैं तो एज ए प्रिवेंशन एक्सपर्ट हूँ, साथ ट्रीटमेंट के लिए हम रेफ़र करते हैं, हमारा आउटरीच प्रोग्राम है। ट्रीटमेंट के इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो है कम से कम 6 महीने आप ट्रीटमेंट लें, उसके बंदे को दें, ट्रीटमेंट प्लस रिहैबिलिटेशन। देन जब वो उस फेज से वापस आता है, 2 साल मिनिमम या मैक्सिमम उसकी आप काउंसलिंग करते रहें, हफ्ते में 1 बार 2 बार। हम वो प्रोसेस नहीं, हम कहते हैं पता नहीं 15 दिन में। गवर्नमेंट का जो दौरानिया हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं वो 14-15 दिन का, 15 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद डॉक्टर खुद ही मरीज़ को भगा देते हैं कि यार चले जा, तुम ठीक हो गया। वो उसका विड्रॉल का पीरियड नहीं। प्राइवेट सेक्टर में है कि 3 महीने वालिदैन अफोर्ड कर लेते हैं, किसी वक्त नहीं करते, और ये पीरियड जो है ना वो अब मुकम्मल नहीं करते। दौरानिया लंबा है, हमारे पास वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से ये सिलसिला। और दूसरे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, मसाइल हैं, वसाइल नहीं है, और लोग नशे की तरफ माइल हो रहे हैं। सर जिनकी फैमिलियाँ नहीं होती, आप लोग ले आते हैं उनको बाहर से, फैमिली का पता नहीं चलता, तो उन लोगों को फिर आप कहाँ पे ले जाते हैं? फौत भी हो जाते हैं अक्सर, और अगर फौत नहीं भी होते तो आपके पास होते हैं, फैमिली का नहीं बताते, उनका क्या प्रोसेस होता है फिर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये भी हमने कोविड से पहले भी था, कोविड में दोबारा काम बहुत तेज़ी के साथ। आज हमारे पास 5-6 साल का डाटा मौजूद है, उसे कहते हैं होमलेस एंड अननोन डेड बॉडी, जो हमने ये सिलसिला शुरू किया। ईदी जो है वो दफनाता है, सपोर्ट करता है, पुलिस FIA दर्ज करती है, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या हमें दूसरों से इंफॉर्मेशन, जो हम उसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, जो हम इकट्ठा करते हैं।
लाहौर में 2023 में 560 अफराद जिनकी मौत हुई, अननोन डेड बॉडी। और जुलाई और मई, जून जुलाई वर्स्ट महीना था जहां तकरीबन नियर अबाउट 80 के करीब डेड बॉडी हुई। 2022 है, उसमें 506 के करीब अफराद हैं। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता हर साल वो रेशो बढ़ रही है। और वो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, पुलिस के एफआईआर की कॉपी हमारे पास होती है कि किस ऑफिसर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, ये डेड हाउस में रहा और उसके बाद इसका कोई वाली वारस नहीं है। अब तो नादरा का सिस्टम आ गया, उसके वेरिफिकेशन होती है और वो भी कोर्ट की डायरेक्शन से, तो उससे कुछ लोगों का पता चल जाता है। लेकिन जिनका नहीं पता चलता उनको बेनाम दफनाया जाता है। अच्छा सर, कितने लोग होते हैं जो नशे से आदत छूट जाती है उनकी, बच जाते हैं? 100 में से कितने लोग निकलते हैं? सर मुश्किल सवाल है, इसका मैं जवाब दूं कि कितने लोग बच जाते हैं, ये कितने, हम लोगों को ना होप देते हैं। इस काम में होप नहीं है, इस काम में उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि रिकवरी का रेट बड़ा कम है। मैं कह दूं जी इस बंदे को ठीक कराया, कोई बंदा नहीं गारंटी दे सकता है कि ही विल नॉट रीस्टार्ट सब्सटेंस, कोई भी करेगा, लेकिन रेशो बहुत कम है। आटे में कितने फीसद होते? मैक्सिमम 4-5% लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों में, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सैकड़ों नहीं, हज़ारों बंदों को मरते देखा। और मैं बड़े लोगों का राजदान हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ का, कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो बंदे ने नशा छोड़ दिया है, पहले हीरोइन का इस्तेमाल करता था, फलां करता था। तो मैं पूछता हूँ वो अब क्या करता है? कहते हैं अब चरस पीता है। मैं बड़ा अजनबी सा फील महसूस करता हूँ अपने आप को। फील यार, पहले वो, उसको हम कहते हैं अपनी फील्ड में हार्ड ड्रग से सॉफ्ट ड्रग की तरफ ले आना। यानी आप हैवी नशा ना करें जो आपको ज़िंदगी ख़त्म कर दे जल्दी, आप सॉफ्ट नशा कर लें जो आपकी ज़िंदगी भी साथ साथ चलती रहे। तो उससे ये साबित हुआ कि आदमी नशा नहीं छोड़ सकता। कोई शादो नाज़र होगा जिसकी अपनी विल पावर होगी, कमिटमेंट होगी, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल बाद भी आकर नशा। एक आदमी है, एक फैमिली हमारे पास अक्सर जब आते हैं लोग, वो कहते हैं जी इसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में ठीक करवा दे, रेफ़र करवा दे। तो मैं कहता हूँ यार इतने सालों से वो नशा कर रहा है, तो अब तो आपने प्रेशर डाल दिया, बेड अवेलेबल होगा तो इसको दाखिल करवाऊँगा ना, ये रेफ़र करूँगा, वो भी हमने फ्री करवाना है। नहीं जी नहीं, आप जल्दी करवा दें। मैं कहा हुआ क्या है? इसको जी सऊदी अरब भेजना, दुबई भेजना। मैं कहा क्यों? कहते जी वहाँ ना इसके मामू, ताया, चाचू जो भी हैं वो इसकी ना हिफाजत करेंगे, वहाँ नशा नहीं है। मैं उनको दलील देता हूँ, मैंने कहा हर बंदा जिस फील्ड में काम कर रहा होता है ना, अपना ग्रुप तलाश कर लेता है। क्या आप समझते हैं दुबई में नशा नहीं मिलता, सऊदी अरब में नशा नहीं? सऊदी अरब में तो सरेआम सर कलम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ड्रग स्मगल होती है, जाती है। आपने बच्चे को, क्लाइंट को, पेशेंट को अपने माहौल में ठीक करना है। ये नहीं है कि यहाँ से जल्दी जल्दी भेज, तो बंदा 2 साल के बाद जब वापस आता है तो फिर वो यहाँ आके नशा शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या आप मुराद लेते हैं? उससे मुराद ये है कि बेसिकली एक ज़हनी बीमारी है, ज़हन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो हम नहीं समझते। आहिस्ता आहिस्ता हमने अवेयरनेस के ज़रिए लोगों के अंदर ये चीज़ बावर करवाई है कि ये इस बीमारी को पहले समझें। सर, सबसे ख़तरनाक नशा कौन सा है जिसके इंसान के बचने के चांस भी नहीं होते? देखिए, जब आप क्रोनिक एडिक्ट बन जाते हैं ना, पक्के नशेई हो जाते हैं, उसके बगैर नहीं, ज़िंदगी का इन्हिसार, 1 मिनट का इन्हिसार, 1 घंटे का, उसके बगैर नहीं आप रह सकते। तो आप समझिए, आप फिर नशा आपकी एक फूड बन जाता है जो आपकी बॉडी का हिस्सा होता है। और बचने के जो आसार हैं इसके ख़तरनाक नशे से, वो नामुमकिन है, वो मुमकिन नहीं। सबसे ज़्यादा नशा जो ख़तरनाक, हम पहले हीरोइन को लेते थे, हीरोइन है जी बड़ी ख़तरनाक है, उसका विड्रॉल नहीं। अब इस दौर में, मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा आइस का नशा है। आइस वो नशा है जो पहले आपको प्लेजर देता है, खुशी देता है, हंसी देता है और हर चीज़ करने की सलाहियत देता है, लेकिन फिर एक वक्त वो आता है, आप आइस के पीछे भागते थे पहले, फिर आइस आपके पीछे भागती है। और
जो आइस करने वाला है वो इतनी आसानी के साथ, यानी आप ये कह सकते हैं 3-4 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा सर, मैंने अक्सर लोग देखे हैं, और अब तो शौकिया लोग नशा भी करते हैं। आप कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो कहते हैं जी हम शौकिया करते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारी खुराक अच्छी है, कोई इशू नहीं है, हमें कुछ नहीं होता नशे के साथ। इनके ऊपर कितना अर्सा लगता है असरात अंदर से जब पैदा होते हैं जरासीम? जो पहला प्लेयर आपको किसी भी चीज़ का, यानी उसकी मिसाल ये है कि जब चाय पीते हैं आप, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाते हैं, घर की चाय का टेस्ट और है, ऑफिस में जाएंगे और है, और ब्यूरोक्रेट की जो ख़ासकर कॉफ़ी का टेस्ट और होता है। बात तो ब्यूरोक्रेट आपको फ़ोन करके कहा यार आए कॉफ़ी पीने के लिए। इसी तरह एडिक्शन में जो पहला प्लेयर आपको किसी भी एडिक्शन ड्रग्स में मिलता है, सब्सटेंस में मिलता है, वो आइस, कोकीन, हैश, एस्टेसी, LSD टैबलेट, गुटखा, नस्वार, पान, चरस, शराब, जो भी है, उस प्लेयर को लेने के लिए आप इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं, वो प्लेयर नहीं मिलता आपको, आप कब्र में चले जाते हैं। जो प्लेयर है ना, खुशी है, रिवार्ड है, वो नहीं आपको मिलता। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डिपेंडेंसी आई हो जाती है, उसके बगैर नहीं आप रहते। सर जैसे आपने जिक्र किया CM पंजाब का मोहसिन नकवी साहब का, कि हमारे साथ होते हैं और काफ़ी वो काम भी कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं होते। ठीक है, आप सेमिनार वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है मीटिंग तो आपके साथ होती रहती है उनके साथ, आए रोज़। मैंने उनके साथ मीटिंग नहीं कोई की, और मुझे गिला है, मुझे शिकवा है, वो 1 साल वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जिस तरह वो अपनी फील्ड में टाइकॉन है, मीडिया की फील्ड में, इस तरह हम अपनी फील्ड में, हर बंदा अपनी फील्ड में है। अगर उन्होंने अच्छे मशवरे लिए होते, और वो मैं कह सकता कि उन्होंने ड्रग्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई अच्छा काम किया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने जब ये एंड है, इस साल के एंड में उन्होंने जनवरी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स को दाता दरबार हॉस्पिटल दे दिया है। अगर वो मेरी बातें सुनते, मेरे जो प्लान थे उसमें ना कोई पैसा खर्च होना था, लेकिन उसके रिज़ल्ट अच्छे थे, वो अल्लाह के लिए काम था, उनको रिवार्ड अल्लाह की तरफ से मिलना था, मैं कोई नहीं दे सकता था। मुझे गिला है, अभी भी शिकवा है कि आप, इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि जब प्रोफेशनल लोगों को आप प्रोफेशनल फील्ड में नहीं ना लेके आते, तो नॉन प्रोफेशनल लोगों को ले आते, तो तबाही और बर्बादी होती है। देखिए वज़ीर एक होता है, उसने तो अपनी गुडविल इस्टेब्लिश करनी है, वज़ीर आला साहब को ये काम कर ले, ये काम कर ले, फलाना होता है बंदा ये काम कर ले, ये काम कर ले, लेकिन किसी वक्त छोटे आदमी की भी बात ना अच्छी लगती है। मेरी डिमांड क्या थी उनसे? मेरी डिमांड ये थी शुरू से, सर 14-18 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। आप बेफारम या उसके वालिद की शनाख्ती उसको एडमिशन दें, बेड की तादाद बढ़ाएं, दुरानियाँ जो 15 दिन का गवर्नमेंट में है वो महीने का करें, ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है, हॉस्पिटल नहीं है, उसको उसका एक इजाफा कर दे। सर अल्लाह ने उसका देना था, मैं तो सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो अल्लाह इज़्ज़त जिसको देता है कोई दूसरा आदमी उससे नहीं ले सकता। तो अल्लाह ने अगर उनको इतनी इज़्ज़त दी थी, पता नहीं उन्होंने गवर्नमेंट की, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मुझे भी 35-36 साल हो गए, वो भी मुझे 20 साल से तो ज़्यादा अरसा देख रहे हैं कि मैं भी ड्रग्स की फील्ड में काम कर रहा हूँ, और वो जब CNN के रिपोर्टर होते तो मैं तो अब देखें बातें खुल के कर रहा हूँ। तो जब आप प्रोफेशनल लोगों को, हमारे मुल्क में बदकिस्मती हमारे साथ इस फील्ड में यही रही है कि सर जो भी आया इक़्तिदार में, किसी ने थोड़ा काम किया, किसी ने ज़्यादा, किसी ने बैक फुट पे खेला, किसी ने किया ही कोई नहीं डरते हुए। तो आप जब काम करेंगे, आपने ये ठीक है एंटी नारकोटिक्स फोर्स को आपने हॉस्पिटल दिया एक दाता दरबार का, इससे 10 हॉस्पिटल भी बन जाए ना। लाहौर में इस वक्त 25 से 30 हज़ार अफराद को अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है ड्रग्स के वाले से। तो अगर आपने प्रिवेंशन के प्रोग्राम तलीमी इदारों में शुरू किए होते, फलां किए होते, तो आज कुछ रिजल्ट मुख्तलिफ हो। उसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना था, उसमें कोई पैसा नहीं, उसमें आपकी प्लानिंग थी, विजन थी, कमिटमेंट थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन्होंने जो आखिर पे काम किया वो भी अच्छा किया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स वो अस्पताल मुझे लगता है इंशाल्लाह रन करेगी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो पहले भी मुल्क के 3 सूबों में या 2 सूबों में हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो ये था कि वज़ीर आला साहब अगर काम कर देते
तो उसके नताइज और कुछ बेहतर होते। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि हॉस्पिटल बनाए गए हैं, कैंप भी हम लोग लगाते हैं अवेयरनेस के लिए, काम भी करते हैं। अगर हम बजाय हॉस्पिटल बनाने के लिए, बजाय कैंप लगाने के लिए, जहाँ से ये चीज़ नशा पैदा होता है, उस जड़ को क्यों नहीं ख़त्म करते, ताकि जड़ ही ख़त्म हो, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है। सर पहले उसमें ना इस जड़ को ख़त्म करने से पहले ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन को आपने लेना था। प्रिवेंशन को आप शुरू करते हैं तो वो 100 बीमारियों की कंट्रोल करने वाली, अगर आप प्रिवेंशन अच्छी देते हैं, कोई आपका हॉस्पिटल जाने के लिए बंदा ना तैयार हो, जिस तरह आपने कहा। इसी तरह सप्लाई एंड डिमांड, ये दो एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं, इसका आपस में गहरा ताल्लुक है। अब जिस मुल्क में महंगाई होगी, जिस मुल्क में डिप्रेशन होगा, जिस मुल्क में आप सुबह उठेंगे गैस की कीमत बढ़ जाएगी, जिस मुल्क में बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, सर लोग तो परेशान होंगे। माशी तौर पे ड्रग्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंसान की शख्सियत का बड़ा गहरा। हम उन चीज़ों को भी एड्रेस करें ना, हम उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते। और सप्लाई तो बात की बात आएगी ना, पहले तो इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें। आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, उसमें जारी बात मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं हैं। हमें पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, हमें पब्लिक सेक्टर को आगे लेके आएँ। और वही आ जाती फिर बात कि जब प्रोफेशनल फील्ड में नॉन प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हुआ यही इसी तरह हमारे ड्रग्स की फील्ड में, इसी तरह इसको टॉप प्रायोरिटी पे आपने उसको बिल्कुल 20वें नंबर पे ले आए। कब तक होता रहेगा मुझे ये बताएं। अभी तो ये 2024 और 2025-26 ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए आइस का। आप देखें अभी भी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में चले जाएं, 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल है लाहौर में, पंजाब में तकरीबन 100 के करीब है। हर हॉस्पिटल में 50% आपको आइस के पेशेंट नज़र आएंगे। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में देख लें तो उसका क्या आप नतीजा हासिल करें। यही नतीजा है ना कि आइस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आसान है, प्राइस कम हो गए हैं, मार्केटिंग में आसानी के साथ दस्तयाबी है। अब इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है और वो स्ट्रैटेजी मिल के बनेगी। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को आगे लेके आए, प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक को इन्वॉल्व करे, कम्युनिटी लीडर है, टीचर मेन रोल है, वालिदैन हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर हैं, वुमेन हैं, सबको आप इन्वॉल्व करें। सर ये जो आजकल लड़के हैं, लड़की है, फैशन बना ली है नशे का, एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, कितना नुकसान है उनके लिए? मैं एंड पे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वालिदैन बड़े स्टेक होल्डर हैं, टीचर्स हैं, वो जिम्मेदारियाँ अदा करें। गवर्नमेंट, ज़ाहिर बात है वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट के पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमने खुद मिल के काम करना है, हमने अपने घर को खुद बेहतर बनाना है। जब हमने अपने घर को बेहतर नहीं खुद बनाएंगे तो उसका अंजाम जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में बहुत ख़तरनाक होगा। पॉपुलेशन का ग्राफ बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद फिर ये है कि आप देखें पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ेंगी। अगर ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिलेंगी तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, माशी मसाइल आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाएंगे। नाज़रीन, आपने सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।